So welcome once again. Now in this lecture we are going to discuss about the regulation of gene expression in prokaryotes and eukaryotes from NEET as well as board exam point of view. ठीक है. So रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है पढ़ने से पहले एक टर्म का पढ़ा जाता है, दैट इज़ जीन एक्सप्रेशन होती क्या है. व्हाट इज़ जीन एक्सप्रेशन? तो जीन एक्सप्रेशन एक मैकेनिज्म है एट अ मॉलिक्यूलर लेवल जिसमें एक जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करती है इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, इन विच जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ in the phenotype of an organism. अब जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है? जीन के एक्सप्रेशन के जो है हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं. सो पहले सबसे पहले दिस इज डीएनए. डीएनए में ही क्या प्रेजेंट होती हैं? जीन्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये डीएनए पहले जो है ट्रांसक्राइब होगा. सो फर्स्ट मैकेनिज्म आता है, फर्स्ट स्टेप आता है ट्रांसक्रिप्शन. ये पहले ट्रांसक्राइब होगा तो इससे बनेगा आरएनए. ट्रांसक्रिप्ट विच इज़ द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ आरएनए. लेटर ऑन इसी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की क्या होगी? एक्टिवेशन होगी. तो इससे बनेगा एक्टिव और स्टेबल आरएनए जिसे हम बोलते हैं मेनली एमआरएनए. अब कह लो लाइक दिस. देन थर्ड स्टेप, ये जो हमारे पास एमआरएनए है इसमें हो जाएगी ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन मीन्स जब हम एमआरएनए को कन्वर्ट करेंगे किसमें? प्रोटीन्स में. तो उससे फाइनली क्या बन जाएंगी? प्रोटीन्स बन जाएंगी लाइक दिस. ये कोई प्रोटीन बन गई. एंड लेटर ऑन ये प्रोटीन, इसके में फोर्थ स्टेप होगा इसमें, दैट इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगी तो फाइनली जो है ये वो प्रोटीन बनेगी जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा. सो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने वाली प्रोटीन बन जाएगी. ओके, नाउ उसके बाद दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन. रेगुलेशन जो है वो कैसे होती है. अब मेन आता है कि रेगुलेशन जब जीन एक्सप्रेशन जो है वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ना है. सो आप देखोगे रेगुलेशन जो है हमारे पास, एक जीन की रेगुलेशन जो है वो डिफरेंट स्टेप्स पे हो सकती है. लाइक ट्रांसक्रिप्शन स्टेप पे हो सकती है, एक्टिवेशन स्टेप पे हो सकती है, ट्रांसलेशन स्टेप पे हो सकती है, या पोस्ट ट्रांसलेशनल स्टेप पे हो सकती है. मेन जो हमारे पास जो रेगुलेशन जीन की होती है दैट इज़ एट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप. यहाँ पे ही इसकी क्या होती है? रेगुलेशन होती है. ओके, साथ ही में एक चीज़ और पढ़नी है हमने कि रेगुलेशन जीन, अब जीन जो होती हैं अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर पाती हैं. तो जीन का जो एक्सप्रेशन भी होता है ये 3 टाइप का होता है. जीन का एक्सप्रेशन जो है वो 3 टाइप्स का है. पहला होता है कि वो जीन्स जो हमेशा ही एक्टिव रहती हैं, थ्रू आउट जो होती हैं वो ऑपरेशनल रहती हैं, उन्हें ऐसी जीन्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, और ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन. कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ये वो एक्सप्रेशन है जीन्स का जिसमें जीन्स जो होती हैं थ्रू आउट जो होती हैं एक्टिवेट रहती हैं सेल में. जीन्स आर एक्टिवेटेड और ऑपरेशनल थ्रू आउट. लाइक जो हमारी हाउसकीपिंग जीन्स आती हैं, लाइक हाउसकीपिंग जीन्स, और इनसे जो बनने वाले प्रोडक्ट्स जैसे लाइक आरएनए, टीआरएनए, etc.
तो इन ऐसी प्रोटीन्स को बनाने वाले जो जीन्स होते हैं हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स बोलते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन। दूसरा हमारे पास आता है इंड्यूसिबल जीन एक्सप्रेशन। इंड्यूसिबल जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जब एक मीडियम में, और सिंपल बोलोगे जब एक सेल जो है किसी ऐसे सबस्ट्रेट के मतलब मीडियम में आ जाता है कि जिसकी वजह से उसमें जो है जीन्स एक्टिवेट हो जाएं, वैसे टाइप के हम एक्सप्रेशन को बोलते हैं इंड्यूसिबल जीन एक्सप्रेशन। ओके, इसमें एग्जांपल आती है लाइक हमारे पास लैक्टोज, आगे बताऊंगा आपको। लैक्टोज और सिंपल लिख लो इसको लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन इज द एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल जीन एक्सप्रेशन। तीसरा था हमारे पास रिप्रेसिबल जीन एक्सप्रेशन। रिप्रेसिबल जीन एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब एक सेल जो है इसने कोई प्रोडक्ट बना लिया है और उस प्रोडक्ट की अब ज़रूरत नहीं है उस सेल में, और फाइनली क्या हो रहा है वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली दोबारा वापस इसकी एक्सप्रेशन को रोक दे, तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं रिप्रेसिबल जीन एक्सप्रेशन। और इसमें मेन एग्जांपल आती है हमारे पास ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। सो ये हमारे पास कुछ जीन एक्सप्रेशंस है। इंड्यूसिबल जीन एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि जब जीन्स किसी सबस्ट्रेट के साथ कांटेक्ट में आती हैं और फाइनली एक सेल किसी सबस्ट्रेट के साथ कांटेक्ट में आता है और फाइनली उसकी जो जीन्स होती हैं एक्टिवेट हो जाती हैं इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के आने से, वैसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं इंड्यूसिबल जीन एक्सप्रेशन। ओके, नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स में मेनली। अगर आप देखें, सपोज करें कंसिडर, अब पहले आप ये याद रखें कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया फालतू में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता है, और साथ में बैक्टीरिया जो अपने इन्वायरमेंट के साथ हमेशा ही रहता है। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट में थोड़ी बहुत केमिकल कंपोजिशन की अगर चेंजिंग हो जाती है तो बैक्टीरिया के ऊपर इसका ड्रास्टिक इफेक्ट होता है। सो हम एक कंसिडर करते हैं कंडीशन की क्या होगा अगर हम बैक्टीरिया को एक मिनिमल कंडीशन से उठाकर उसको या तो लैक्टोज या ट्रिप्टोफैन की कंडीशन में मीडियम में डाल दें, तो उसकी वजह से इन पर क्या एक्सप्रेशन होगा। ओके, सो जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब हमारे पास क्या आता है कि फॉर एग्जांपल सपोज किया मैंने अपने एक कल्चर लिया, एक मीडियम, मिनिमल कल्चर मीडियम लिख लिया, इसमें मैंने सेल्स डाले हुए थे। ठीक है, अब इन सेल्स को मैंने उठा के कहाँ डाल दिया, इनको रिप्लेस कर दिया उस मीडियम में जिसमें क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, प्लस दूसरे मीडियम जहाँ पे ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है। ओके, these are my cells. अब इन सेल्स का लैक्टोज की प्रेजेंस में और ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में क्या एक्सप्रेशन होता है उसको हम पढ़ेंगे। सो वी ऑल नो दैट अगर हम लैक्टोज की बात करें तो व्हाट इज लैक्टोज। लैक्टोज हमारे पास क्या है, एक डाइसैकेराइड होता है जो किससे बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है, और मेनली ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये अटैच होते हैं। स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एंट्रेंस में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है, और मेनली इसमें जो है इनके बीच में बॉन्ड जो होती है वो कौन सी होती है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है। अब हम लैक्टोज की पहला स्टेप होगा कि लैक्टोज को कैटाबोलाइज करना। कैटाबोलाइज मीन्स लैक्टोज को तोड़ना। सो फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा आ गया, कैटाबोलिज्म। जब हम क्या करेंगे, लैक्टोज को कैटाबोलाइज करेंगे तो फाइनली लैक्टोज जो होगा टूटने के बाद क्या प्रोवाइड करके सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा।
एज वेल एज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करेगा। वो इंटरमीडिएट्स जो कहाँ पे ज़रूरत होते हैं, कहीं मेटाबॉलिक पाथवे में नीडेड होते हैं। ओके, ये प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं ड्यूरिंग मिनिमल कंडीशन में जब सेल के पास क्या है, मतलब मिनिमल कंडीशन की बात करें, जब सेल के पास ग्लूकोज वगैरह प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पे उसको वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है जो फाइनली क्या करेंगे, लैक्टोज को तोड़ेंगे। सो मेनली अब लैक्टोज की कैटाबोलिज्म करवाने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है नोन एज गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, सो लैक्टोज को कैटाबलाइज तभी करेंगे जब हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होगा जो फाइनली इसको तोड़ देगा किसमें, इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मॉलिक्यूल में। ठीक है, सो ड्यूरिंग मिनिमल कंडीशन, जब मिनिमल कंडीशन का मतलब है जब ग्लूकोज वगैरह प्रेजेंट है तो उस टाइम पे सेल को लैक्टोज को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे नॉर्मली माना जाता है कि ड्यूरिंग मिनिमल कंडीशन एक सेल के पास फ्यूअर देन 5 क्या होते हैं हमारे पास, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो उस टाइम पे सेल को अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही अगर हम लैक्टोज को डाल देते हैं किसी सेल को हम लैक्टोज के मीडियम में डाल देंगे तो ये देखा जाता है कि जैसे ही लैक्टोज डाल दिया तो उस टाइम पे मोर देन 1000 बीटा गैलेक्टोसाइडेज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बन जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एक सेल के अंदर। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं क्या कर दिया कि लैक्टोज के प्रेजेंस की वजह से जो सेल के बीच में एंजाइम्स की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई है, कहीं ना कहीं इंड्यूस हो गई है। तो इस टाइप के हम ओपेरॉन को बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। मीन्स लैक्टोज की वजह से जो ओपेरॉन बनेगा दैट इज नोन एज इंड्यूसिबल ओपेरॉन, इंड्यूसिबल ओपेरॉन, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने इंड्यूस कर दिया द फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स विच आर नीडेड फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ डाइसैकेराइड दैट इज लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ओके, सो हम ट्रिप्टोफैन की बात करते हैं तो नॉर्मली देखो कि ट्रिप्टोफैन एक हमारे पास अमाइनो एसिड होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। ठीक है, तो अगर तो ट्रिप्टोफैन अगर नहीं है तो सेल को अपनी एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा सो दैट वो एक ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड को बनाएगा और इसकी वजह से जो कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा। बट अगर ट्रिप्टोफैन जो है वो प्रेजेंट है तो फाइनली ट्रिप्टोफैन क्या करता है कि वो जीन्स जो ट्रिप्टोफैन बना रही हैं उनको उल्टा ही करता है, नेगेटिवली कंट्रोल करके उनको रिप्रेस कर देता है। इसीलिए जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है इसको हम बोलते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन। इसे हम बोलेंगे रिप्रेसिबल ओपेरॉन बिकॉज ट्रिप्टोफैन की एक्सेस जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो खुद ही रेगुलेट कर देती है थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ दैट जीन्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन और सिंपल दैट जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। ओके, सो अब मेनली बात करते हैं बैक्टीरिया में लैक ओपेरॉन के बारे में कि व्हाट इज लैक ओपेरॉन और बैक्टीरियल ओपेरॉन भी कह सकते हैं इसको आप। लैकोपेरॉन पढ़ने से पहले व्हाट इज ओपेरॉन, ओपेरॉन क्या होता है। देखो डीएनए में जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं ये जीन्स हमेशा एनकोड करते हैं किसी पर्टिकुलर एंजाइम को। एक आप सपोज कर लो कि एक मेटाबॉलिक पाथवे कोई चल रहा है सेल के बीच में, तो उस मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करने के लिए, एनकोड करने के लिए कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं। वो सारी की सारी जीन्स जो होती हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और वो सारी जीन्स जो होती हैं वो फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो वो जीन्स जो एक फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बना रही हैं और क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, वो सारा का सारी जीन्स जो होती हैं एक सिस्टम बनाती है नोन एज ओपेरॉन। फॉर एग्जांपल दिस, सपोज मेरे पास ये डीएनए है। ओके, डीएनए के ऊपर मैंने सपोज कर दिया मेरे पास जीन प्रेजेंट है, ए जीन, बी जीन, सी जीन एंड डी जीन। ये मेरे पास कुछ जीन्स प्रेजेंट हैं। वो सभी जीन्स जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगी और जो फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, ऐसे पूरे के पूरे सेटअप को हम बोलेंगे क्या, ओपेरॉन। ठीक है, अब इन जीन्स को कंट्रोल करने के लिए क्या होंगे, कुछ रीजन्स होंगे जिन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटर रीजन, जो इनके पीछे लाई करते हैं ऑपरेटर रीजन, और इनके पीछे लाई करता है प्रमोटर रीजन जो इनको प्रमोट करता है, और इनके बहुत पीछे जो अपस्ट्रीम क्या लाई करता है, रिप्रेसिबल रीजन। ठीक है, सो इन जीन्स को बोला जाता है स्ट्रक्चरल जीन्स, जो फाइनली क्या करेंगी,
इनके ऊपर से आरएनए पॉलीमरेज आएगा, इनको ट्रांसक्राइब करेगा और इसी से एमआरएनए बनेगा, और यही एमआरएनए फाइनली क्या बनाएगा, प्रोटीन और सिंपल एंजाइम्स। ओके, सो ये क्या हो गया हमारे पास एक ओपेरॉन की डेफिनेशन। सो व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन इज द सेट ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स एंड विच बिहेव्स एज व्हाट, फंक्शनल कॉम्प्लेक्स, उसे हम बोलते हैं ओपेरॉन। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल ओपेरॉन की। सो जो बैक्टीरियल ओपेरॉन होता है वो बना होता है ऑपरेटर रीजन से, इंड्यूसर रीजन से, एज वेल एज प्रमोटर रीजन से एंड स्ट्रक्चरल जीन से बना होता है। तो ये मेरा एक, मैं बैक्टीरिया के जीन की बात करता, क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ। ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है जिसमें एक रीजन आता है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन रीजन, Z जीन, Y जीन एंड A जीन। ZAY, ठीक है। इसके पीछे का जो रीजन होता है उसे हम बोलते हैं, पीछे के रीजन को हम बोलते हैं दिस वन प्रमोटर रीजन। वेट फॉर अ सेकेंड, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, इसके पीछे के रीजन को बोलते हैं प्रमोटर रीजन, और उसके बिल्कुल प्रमोटर के आगे वाले रीजन को बोलते हैं ऑपरेटर रीजन, जहाँ पे हमारा जो है रिप्रेसर आके बाइंड करता है। अपस्ट्रीम हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? अपस्ट्रीम हमारे पास प्रेजेंट होता है एक रीजन जिसको हम बोलते हैं रिप्रेसर रीजन, और सिंपल रिप्रेसिबल जीन रीजन, आई रीजन। ठीक है, ये आई रीजन क्या बनाएगा? रिप्रेसर बनाएगा, और सिंपल पहले एमआरएनए बनाएगा, उससे क्या बनेगा? रिप्रेसर, जो फाइनली आके कहाँ पे बाइंड करेगा? इट बाइंड्स टू दी ऑपरेटर रीजन पे आके बाइंड कर जाएगा। बाइंड्स टू दी ऑपरेटर रीजन, और फाइनली ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो आरएनए पॉलीमरेज जिसने आके बाइंड करना था प्रमोटर रीजन पे, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, जिसने कहाँ पे आके बाइंड करना था? प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड करना था, वो बाइंड नहीं कर पाएगा, और फाइनली जो ZYA हमारी स्ट्रक्चरल जीन्स है इनको ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा, स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा। तो फाइनली क्या होगा? नो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स जो हमारा लैक ऑपेरॉन है वो इनएक्टिव हुआ इस टाइम पे, इनएक्टिव। ठीक है, सो लैक ऑपेरॉन इनएक्टिव कब होगा? व्हेन देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज है तो उस टाइम पे हमारा जो लैक ऑपेरॉन है इनएक्टिव है। ओके, जब ग्लूकोज नहीं होगा तो लैक ऑपेरॉन जो वो एक्टिव होगा। वो कैसे मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो दिस इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है? स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर रीजन, प्रमोटर रीजन है, इंड्यूसिबल रीजन। स्ट्रक्चरल जीन्स वो जीन्स होती हैं जिनको ट्रांसक्राइब करके फाइनली जो है आरएनए पॉलीमरेज इनके ऊपर से मूव करेगा, और फाइनली क्या करेगा? एमआरएनए की प्रोडक्शन करेगा, और वो एमआरएनए आगे वो जीन्स को बनाएगा जो लैक्टोज को तोड़ने के काम आएंगे। सो लैक्टोज जो है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की एब्सेंस में जो हमारे पास लैक ऑपेरॉन होगा वो कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, सो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज नेगेटिव कंट्रोल। अब आए इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जैसे ही लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? ये हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स आएगी ZYA, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ZYA, यहाँ पे ZYA करते हैं आप। ओके, इसके पीछे हमारे पास रीजन आ गया नोन एज ऑपरेटर रीजन, प्रमोटर रीजन, अपस्ट्रीम आ गया हमारे पास इंड्यूसर रीजन। लैक आई जीन यहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है,
जो ये रिप्रेसर बना था, ये रिप्रेसर आके कहाँ बाइंड कर गया, ऑपरेटर रीजन पे, और फाइनली इसकी इनएक्टिवेशन कर दी इसने। ऑपरेटर रीजन की शेप बना दें लाइक दिस, जहाँ पे आके ये बाइंड कर गया। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज इंड्यूसर की तरह बिहेव करेगा और लैक्टोज अपनी केमिकल फॉर्म एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। लैक्टोज, एलोलैक्टोज जो क्या है, हमारे पास एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल है जिसके पास 2 साइट्स होती हैं, बाइंडिंग साइट्स। ये जाकर बाइंड कर जाएगा किसको, जो रिप्रेसर यहाँ से आया था, लाइक दिस। फाइनली आके इसके साथ बाइंड करेगा और इसको प्रिवेंट कर देगा फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑपरेटर रीजन लाइक दिस। जब ये बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑटोमेटिकली जो है प्रमोटर रीजन यहाँ पे खाली हो जाएगा। जब प्रमोटर ऑपरेटर रीजन खाली हो जाएगा तो फाइनली आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से मूव करेगा, मूव करके आगे की तरफ बढ़ेगा। बढ़ने के बाद ZYA जीन्स को ट्रांसक्राइब कराएगा और इनसे क्या बनाएगा, mRNA। ठीक है, और ये जो ये mRNA कॉमन mRNA का लेटर ऑन जो बनाएगा डिफरेंट, लेटर ऑन ये डिफरेंट एंजाइम्स बनाएगा लाइक बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, ठीक है। उसके बाद ट्रांस एसिटाइलेज और सिंपल परमिएस, थर्ड ट्रांस एसिटाइलेज। सो जो हमारे पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, Z जीन जो है वो बनाएगी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, Y जीन जो है वो क्या बनाएगी, परमिएस, एंड A जीन बनाएगी ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम्स जो होते हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ दिस लैक्टोज मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बीटा ग्लैक्टोज जो है वो किस काम आता है, ये पूछा जाता है ब्रेक डाउन करने के लिए ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। उसको हमारा परमिएस जो है अब ये भी लिख लें कि जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है कौन से जीन से बन रहा है, Z जीन से बन रहा है। परमेस हमारा Y जीन से बनता है और इसका मेन काम होता है कि जो बाहर से लैक्टोज की सेल के अंदर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करवाना। ठीक है, तो ये लैक्टोज को आउटसाइड से इनसाइड ले आता है, आउटसाइड से, ठीक है, इनसाइड ले आता है, इसका ये काम होता है। और फिर फोर्थ हमारे पास बचा ट्रांस एसिटाइलेज। तो ट्रांसएसिटाइलेज का काम होता है जो थायोग्लैक्टोसाइडेसिस, जो बाहर परमिएस जो है वो थायोग्लैक्टोसाइडेसिस के लिए भी परमिएबल होता है, करवा लेता है सेल को। जो थायोसाइडेसिस बाहर से आ रहे हैं, थायोग्लैक्टोसाइडेसिस बाहर से जो आ रहे हैं उनको फाइनली तो उनसे उनकी टॉक्सिसिटी से सेल को बचाने के काम को किसका काम होता है, ट्रांस एसिटाइलेज का काम होता है। और मेनली इसका अदर फंक्शन जो है वो अननोन अभी तक। आप सिंपल इतना सारा याद रखते हो कि जो बाहर से थायोग्लैक्टोसाइडेसिस आ रहे हैं उनकी टॉक्सिसिटी से प्रिवेंट करता है। ओके, ये काम होता है ट्रांसएसिटाइलेज का। सो अब जो लैकोपेरॉन है ये पॉजिटिव वाली भी कंट्रोल होता है एज वेल एज नेगेटिव वाली भी कंट्रोल होता है। सो हमारे पास जो पॉजिटिव कंट्रोल इसमें क्या है, जो हमारे पास एलोलैक्टोज है जो एक केमिकल फॉर्म है ऑफ लैक्टोज, वो फाइनली करती है इंड्यूसर जो हमारा रिप्रेसर को लेकर गायब हो जाती है, ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड नहीं करने देती है। जब ऑपरेटर रीजन एक्टिव हो जाता है तो फाइनली क्या हो रहा है, जीन्स को ट्रांसक्राइब कर देता है कौन, हमारा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज हमारा जो ओपेरॉन सिस्टम है वो कैसा रहता है, एक्टिव। सो आप यहाँ लिख सकते हो कि इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ओपेरॉन सिस्टम इज एक्टिव। साथ ही में क्या होता है कि आप यहाँ पे याद रखें
अपस्ट्रीम जो है, इंड्यूसर के अपस्ट्रीम में हमारे पास एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं कैटाबोलाइट एक्टिवेटर, CAP, कैप रीजन बोल दो आप, कैप रीजन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारे पास कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन आके जो होती है अटैच होती है। अब कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जगह अटैच होती है किसके साथ, हमारे पर उसके RNA पॉलीमरेज के साथ, और फर्दर असिस्ट करती है किसमें, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा जो है लैकोपेरॉन की जो इसमें जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेसेस इनकी प्रोडक्शन के बाद में हेल्पफुल होती है। आप सिंपल बोलोगे कि ये जो कैप रीजन है, ये फाइनली जो कैप प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड करती है, इट पॉजिटिवली एक्टिवेट्स दी लैकोपेरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप पॉजिटिवली एक्टिवेट्स। होता क्या है कि एक ग्लूकोज इफेक्ट जो है, जब ग्लूकोज इफेक्ट 1900 जैकब, और पहली बात ये लैकोपेरॉन को दिया किसने था, फ्रांसिस जैकब एंड मोनॉड ने दिया था। ठीक है, 1961 में। बट 1965 में ये पता चला था, ग्लूकोज इफेक्ट के बारे में पता चला कि जैसे जैसे ग्लूकोज का लेवल जो है कहाँ पर इन दी सेल हाई होगा, तो उस टाइम पे जो है जो हमारा ग्लूकोज का जो लेवल जब जैसे हाई होगा उस टाइम पे जो सेल है वो बाकी एंजाइम्स की प्रोडक्शन नहीं करेगा, सो दैट वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा। तो ग्लूकोज ने अपना ही इफेक्ट छोड़ा होता है सेल के ऊपर। ठीक है, बट ये हुआ कि जब ये देखा गया कि जो साइक्लिक AMP प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स के केस में, वो यहाँ पे ई कोलाई के केस में भी पाए गए। ठीक है, सो ई कोलाई के केस में यहाँ पे एक ड्यूरिंग ग्लूकोज इफेक्ट स्टडी कर रहे थे, तो ये पाया गया कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, साइक्लिक AMP। ये भी क्या है, ये जो मेम्ब्रेन के साथ लगी हुई प्रोटीन्स होती हैं, जो मेम्ब्रेन से प्रोटीन्स का जो है अंदर बाहर जाना जो है कंट्रोल करती हैं। सो साइक्लिक AMP यहाँ प्रेजेंट होती हैं। इन साइक्लिक AMP का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे जैसे ग्लूकोज में जैसे सेल में ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है, तो साइक्लिक AMP का लेवल जो है वो कम रहता है। किस वजह से ये अभी तक स्टडी नहीं करा गया है। तो ये माना जाता है कि जैसे ग्लूकोज का लेवल हाई है तो उस टाइम पे क्या है, साइक्लिक AMP का लेवल जो है वो लो रहेगा, और जैसे ही ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या होगा, लो हो जाएगा, तो साइक्लिक AMP का लेवल हाई हो जाएगा। जो साइक्लिक AMP फाइनली के आगे कहाँ पे, कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगी, और फर्दर जो है असिस्ट करेगी किसको, RNA पॉलीमरेज को, टू बाइंड टू दी पोजीशन ऑन दी प्रोमोटर रीजन, एंड फाइनली जो है लैकोपेरॉन को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैकोपेरॉन और सिंपल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इरिप्रेसिबल ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन।